हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात हम करने वाले हैं राजा साहब मूवी जो अभी रिसेंटली आई है 2025 में। राजा साहब मूवी में लीड रोल में है प्रभास। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसके पास हस्तियां हैं। पूछने पर बताता है कि पता नहीं किसी बुड्ढे की है, बट उसको क्या है। उसमें कुछ सामान मिल गया, कुछ पैसे मिल गए, क्या है हंस के बहा देंगे। फिर वो कुछ मंगवाता है और 500 का नया नोट पॉकेट से निकालता है और बोलता है ये तो इस लाश से मिला है, बट वो हवा के झोंके से उसके आस उड़ जाता है। उसका पीछा करते हुए एक भूतिया महल में पहुंच जाता है। सब तरफ डरावने चित्र लगे हुए हैं, हिप्नोटाइज करने वाले चित्र। तभी एक आवाज आती है और कहती है कि जो भी सामान तूने उस लाश से लिया है वो यहाँ रख दे, नहीं तो मारा जाएगा। वो जैसे ही रखता है, पीछे से एक सरकटा खड़ा होता है जो उसकी गर्दन काट। अगले सीन में प्रभास यानी राजा को दिखाया जाता है जो अपनी दादी के साथ रहता है, जिसे भूलने की बीमारी अल्जाइमर। ये लड़की अनीता भी है जो इसे पसंद करती है। उसकी दादी हमेशा अपने हस्बैंड यानी उसके दादा की बात करती रहती है, उसे ढूंढती रहती है। पता नहीं दादा कहीं चला गया है, उसे आज भी ढूंढ रही है। वो सब कुछ भूल गई, लेकिन अब उसके पति ने उसके दादा को नहीं। एक दिन एक पड़ोसी जो मुसलमान है सगाई करके आता है और अपनी फोटोज दिखाता है। हैदराबाद से लड़की देख के आता है, वहाँ की फोटोज दिखाता है, तो उसमें उसे पीछे दादा दिखाई देता है खड़ा। राजा अपने मंगू मामा को फोन करता है जो जो हैदराबाद में पोस्टेड है और पुलिस में है, और उन्हें ढूंढने को कहता है। तब वो कहते हैं कि ऐसा ही जो हमारा है थोड़ा घूसखोर है, 5 लाख रुपए लेगा लेकिन ढूंढ देगा। अब वो 5 लाख तो कहाँ से लाई, इतने पैसे तो है नहीं। तो अनीता को अपने इमोशनल ड्रामे में फंसा के और उसे पैसे ऐंठ लेता है। बस से वहां पहुंचता है। रास्ते में उसे एक नन यानी अपनी दूसरी हीरोइन बेसी दिखाई देती है। वो उस पर फ्लैट हो जाता है और पीछा करते करते चर्च पहुंच जाता है। वहां एक छोटी बच्ची मिलती है जिसके इलाज के लिए वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वो इमोशनल होकर 3 लाख, जो 5 लाख थे उसमें से 3 लाख उसे उन्हें दे देता है। बेसी भी उस पर फ्लैट हो जाती है कि कितना बढ़िया आदमी है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो बताता है कि गंगा राजू उसके दादाजी के वहाँ काम करता था। मतलब पहले की बात बताता है कि जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे तो गंगा राजू नाम का एक आदमी उनके वहाँ काम करता था। एक दिन वो गहने और पैसे लेकर वहां से उनके महल से भाग गया। दादाजी उसका पीछा करते हुए चले गए और एक खत छोड़ गए जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब तक वो गंगा राजू को ढूंढ नहीं लेते वो वापस नहीं आएंगे। और वो आज तक वापस नहीं आए। लेकिन रिसेंटली एक फोटो में उन्होंने चार मीनार के पास उन्हें देखा है, तो उन्हें ढूंढे। तब ऐसा ही कहता है कि काम हो जाएगा, पैसे दे। वो पैसे दे देते हैं। तभी दूसरे सीन में गंगा राजू को एक जंगल में दिखाया जाता है। राजा को देसी का फोन आता है जिसमें वो कहती है कि उसके दादाजी ने उसके साथ फ्रॉड किया, चीट किया है। वो जब हॉस्पिटल बच्चे के इलाज के लिए पैसे देने गई थी तो वहाँ लाइन लगी हुई थी। तो उसने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो वो आपसे आगे लग जाए लाइन में और पैसे जल्दी जमा करवा दे। तब वो उसका दादा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे जमा करवा देता हूँ, आप पैसे मुझे दे दीजिए। और पता नहीं उसे कैसे हिप्नोटाइज करता है और वो पैसे उसे दे देती है और वो पैसे ऐंठ लेता है। राजा को पता नहीं था कि वो लड़की कौन है जिसका फोन है। उसे नहीं पता है कि वो बेसी है। उसे लगता है किसी लड़की ने फोन किया है। राजा कहता है कि उसके दादा तो उन्हें खुद नहीं मिल रहे हैं, उसे कैसे मिल गए। अगले दिन ऐसा ही का फोन आता है और कहता है कि उसके उसे पागल बना रहे हो तुम, केवल 2 लाख रुपए दे के बोल रहे हो 5 लाख रुपए दे दिए। अगर 5 मिनट में मेरे पास पूरे पैसे नहीं आए तो तुम दोनों जान से जाओगे, वो और उसका मामा। तभी वहां एंट्री होती है अपनी तीसरी हीरोइन भैरवी की। वो 5 करोड़ का एक सूटकेस लेकर आती है और कहती है कि एक बार उसके नाना जी के बुरे वक्त में राजा के दादाजी ने उनकी हेल्प की थी, इसलिए उस टाइम की हेल्प है वो वापस लौटाने आई है। बट ये पैसे देगी सिर्फ दादाजी को। तभी एक चोर वहां पैसे लेकर भाग जाता है। वो पीछा करते हैं तो वहां एक गैंग मिल जाती है। राजा उनकी बढ़िया से धुलाई करता है, बढ़िया एक्शन दिखाया गया। क्या पीटता उनको बुरी तरह से। भैरवी भी उस पर फ्लैट हो जाती है, उनकी मारपीट देखकर फ्लैट हो जाती है और इमोशन इमोशन में गले लगाते हुए थैंक्स बोलती है। तभी बेसी उन्हें ये करते हुए देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर राजा तीन थैंक्स को बोलता है कि थैंक्स को मारो मारो गोली और बदले में 3 लाख रुपए दे दो। भैरवी को बोलता है। तभी उसका साथ वाला कहता है कि तुम बेसी से तो वैसे भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नन है और वो शादी वगैरह नहीं करती। इधर भैरवी अपने नाना को फोन करती है और कहती है कि वो राजा से प्यार कर बैठी। नाना गुस्से से फोन पड़ता है। उसका नाना कौन है? गंगा राज। गंगा राजू ने उसके कुछ काम पर्पज के लिए उसने भेजा था, लेकिन भैरवी खुद पर्पज भूल के उसके प्यार में पड़ गई। इधर राजा की दादी को दिखाया जाता है जो सुनसान जगह में है। अनीता का कॉल आता है राजा के पास और वो कहती है कि दादी के सपने में दादाजी आए थे और दादी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ से निकल गई है हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद में कोई कॉलोनी का नाम बताते वहां उतरे। राजा उसे ढूंढते हुए निकलता है। इधर कुछ गुंडे दादी से सोना, उसके गले में कुछ चैन वैन पहन रखी होती है, उसे छीनने की ट्राई करते हैं। तभी एंट्री होती है भैरवी की, ना कि राजा की। और वो गुंडों की बढ़िया धुलाई करती है और उन्हें धूल चटा। राजा भी उस पर फ्लैट हो जाता है। उसके अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तभी राजा को वहां गंगा राजू दिखता है। वो उसका पीछा करता है और एक जगह पकड़ के उसकी बढ़िया से पिटाई करता है। उसको मारने वाला होता है तब तक भैरवी उनके बीच में पहुंच जाती है और कहती है ये उसके नाना है। फिर गंगा राजू बताता है कि देवनगर साम्राज्य की रानी थी तुम्हारी दादी गंगा थी, इतनी सुंदर, इतना पैसा, क्या कमी थी उसको। एक दिन प्रसाद बांटते वक्त एक भिखारी
कनकराजु ने उसे छू लिया। बदले में गंगाराजू और उसके आदमियों ने उसकी पूरी तरह से पिटाई कर दी। बदला लेने के लिए उसने काला जादू सीखा और सीखने के लिए वो पहुंच गया बैरागी के पास। बैरागी ने अंग बलि मांगी तो उसने अपना हाथ काट दिया। फिर बैरागी ने शक्तियों से उसका हाथ जोड़ दिया और उसे एक अंधेरे कुएं में डाल दिया और एक मंत्र जाप करते हुए उसने अपनी सिद्धियां प्राप्त की, उसने काली शक्तियां प्राप्त की। उसके बाद वो सीधा पहुंचा गंगा देवी के महल और उसे बोला कि ये मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया हूँ, ये लो प्रसाद। और वो हिप्नोटाइज करके उसको प्रसाद देता है, प्रसाद खा लेती है और उसके वश में हो जाता है। अगले दिन उसे शादी करके सारे खजाने का मालिक बन गया। एक दिन में सारा मामला बदल गया। एक दिन खजाने की जो चाबी थी वो ऐसे झूठ मूठ नाटक करते हुए गंगाराजू को सौंप देता है और उसके बाद वही सारा खजाना लेकर भाग गया और सारा इल्जाम लगा दिया गंगाराजू। घर वालों ने गंगा देवी को पागल समझकर उसे और उसके बेटे को वहां से निकाल दिया और आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। वो जैसी भी उनकी जितनी भी ये कंडीशन है उसका केवल और केवल जिम्मेदार है तुम्हारा दादा कनकराज। आज तक वो सोच रही है कि उसके दादाजी यानी उसका हस्बैंड आएगा, उसके बेटे की मौत के बाद अपने पोते के साथ रही, दुख झेला, कैसे भी करके तुम्हें बढ़ाया। उसके बाद गंगाराजू बताता है कि उसने उसे खबर मिली थी कि वो नरसापुर फॉरेस्ट में कहीं है उसका दादा, बट उसे वो कहीं नहीं मिला। राजा को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन वो अपने दादा को ढूंढने के लिए नरसापुर फॉरेस्ट पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ। वहां उसे एक पुराना महल दिखता है, ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ये वही महल है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है और वार्ड बॉय मरा नहीं बल्कि यहाँ पर उल्टा लटका हुआ है, कैद हो रखा है। सब हिप्नोटाइज करने वाली चीजें हैं। वही महल के बाद वो पहुंचते हैं ऐसे रूम में जहाँ पैसा सोना चांदी सब है। जैसे ही छूने लगते हैं वार्ड बॉय आता है और कहता है कि मत छूना नहीं तो जल जाओ। उसने उसे भी कैद कर लिया था, छोटी सी चीज के लिए उसने कुछ पैसे ले लिए थे, उसकी अंगूठी अंगूठी ले ली और अभी तुम्हें रोकने के लिए मुझे छोड़ा है। उसके बाद वो कहता है कि राजा कहता है कि ये तो सब मेरा ही है, मेरे दादाजी का है। तब वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी तो मर गए और उनके अंतिम संस्कार का काम उसे ही मिला। राजा कहता है तो फिर तो ये बढ़िया है, अब तो सारी संपत्ति ऑटोमेटिकली वो उसके वारिस के नाम हो गई। तभी एक से वहां से एक वसीयत उड़ती हुई आती है और उसका दादा बोलता है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है और उसके वारिस की या किसी और का उस पर कोई हक नहीं है, इस प्रॉपर्टी को सिर्फ वही भोगेगा। फिर भी वो जबरदस्ती करता है तो वो अस्थियों का लोटा फूटता है और उसका दादा प्रकट होता है। कहता है कि तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगे नहीं, क्योंकि उसने वो ही दादी के सपने में आकर उस हैदराबाद लाया। ये सब उसका किया धरा है। राजा की फटती है और वो फोन का बहाना करके साइड से निकल के बाहर चला जाता है। पर देखता है जिस गेट से वो अंदर आए थे वो गेट तो बंद है, वहां तो दीवार है। तो वार्ड बॉय कहता है कि यहाँ आना मर्जी से, बट जाना दादा की मर्जी से। तभी मंगू मामा एक दरवाजा बताते हैं कि उसने आते वक्त एक दरवाजा देखा था, उससे बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो पता नहीं वहां बिना पड़ती कि वहां ट्रेन आती है और मरते मरते बस वार्ड बॉय बोलते हैं कि ये सब उसका माया जाल, कब क्या कहाँ हो जाए पता नहीं। उसके बाद दादा दादी के पास जाता है सोते हुए, जब वो सो रही होती है और उसे ऐसे लगता है कि वो सपने में है और कहता है कि मैं तो जंगल में मर रहा हूँ, अगर तुम मैं प्यारा हूँ या मुझे बचाना चाहती हो तो अगली अमावस्या को उसे आकर बचा लो जंगल में। दादी को लगता है कि सपना आया है, वो राजा को फोन करके बताती है और कहती है कि इसी काम पर लग जाओ। तो राजा कहता है कि मैं इसी काम पर लगा हुआ हूँ दादा को ढूंढने के लिए। फिर वो सोचते हैं कि दादा तो वहाँ गया है, तब तक सोना लेके निकल जाते हैं। दादा तो उसके दादी के पास गया है तो सोना लेके निकल जाते हैं। वो उस खजाने में घुसते हैं बट गेट खोल के जैसे ही उस दरवाजा कमरे में घुसते हैं तो निकलते शमशान में, जहाँ दादा की अस्थियां वो या लाश जल रही होती है और जलते जलते दादा उठकर खड़ा होकर चलने लगता है और सब कुछ फटती है और सब अंदर भाग। अगले दिन महल से गेट तक रस्सी बांधकर निकलने का ट्राई करते हैं कि रास्ते से तो नहीं निकल सकते, सीधा रस्सी से लटकते वहां पहुंचते हैं और गेट के बाहर निकल जाते हैं। पहले टैक्सी वाला वहां से लटकता है, लटकते लटकते जाता है और बीच में पता नहीं कहाँ से वो करंट लगता है उसे और झुलस जाता है, नीचे गिरता है, काला मुंह और एकदम। तभी वहां एंट्री होती है बेसिक और उसके साथ है एक रैप रैप करके। वो कहती है वो अपने पैसे लेने आई है तुम्हारे दादा से। तब राजा कहता है कि अच्छा तुम थी उस दिन फोन पर। वो कहता है कि तुमने आज नन वाले कपड़े नहीं पहने, तुम तो नन हो ना। वो कहती है वो नन नहीं बल्कि फॉर्चुनल गर्ल है। फॉर्चुनल गर्ल वो होती है जो वहाँ चर्च में कुछ काम धंधा करने के लिए रहती है और हेल्प करने के लिए रहती है, पर वो नन नहीं होती, जरूरी नहीं वो नन हो। उनकी ड्रेस सेम है। वो उसको से उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखता है कि उसी ने बताया था कि बेसी तो नन है, उसका कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वो भैरवी के पीछे पड़ा। अब वो रैप के साथ उसके खजाने के कमरे में घुस जाते हैं बट एकदम से ही दरवाजा बंद होता है और एक दूसरी ऐसे जेल टाइप सी दिखती है, उसमें से एक भूत सा दिखता है और एकदम से गायब हो जाता है और इधर रैप भी गायब होता है। जाती है और देखती है तो रैप तो एक ताबूत में बंद और वो भूत उन्हें डराता है। बेसी वहां से भागती है कमरे के बाहर और पीछे पीछे वो रैप भी भागता हुआ आ जाता है ताबूत से निकल के। एक सीन में दिखाया जाता है कि रूम में बकरी की बलि चढ़ती है। रात में टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि उसकी वजह से ही राजा को गलतफहमी हो गई है। सब बेसी को बताता है कि उसी ने उसे नन समझ के उसे बताया था, लेकिन असलियत में राजा
उससे प्यार करता है या उसे पसंद करता है, बेसी को बताता है। रात में भैरवी चुपके से बेसी के कमरे में घुस जाती है और अंदर से गेट बंद कर जाती है। बाहर राजा और गेट बजाती है, लेकिन बाहर नहीं आती। पूछने लग जाती है कि क्या तुम वही वो लड़की हो जो राजा को चर्च में मिली थी? तब वो कहती है हाँ। तभी बाहर से एक आवाज आती है और वो भाग के बाहर आती है। तब ड्राइवर कहता है कि राजा दादा वाली चेयर पे बैठ गया है, शायद दादा उसमें आ गए। तब भैरवी कहती है कि नाटक कर रहा है, दादा वादा नहीं उसे, सिर्फ उसकी एक्टिंग, अभी एक्टिंग निकाल के। तभी दादी का फोन आ जाता है, राजा का फोन। तब भैरवी कहती है कि अभी उसकी एक्टिंग निकलेगी, दादी से बात करेगा ना। तब दादी फोन बोलती है कि वो उसके दादा उसके सपने में आए और बोला है कि अमावस्या को रात को आ जाना, ऐसा ऐसा बोला है। तब वो कहता है हाँ मैं ही आया था और अगली अमावस्या को मरने वाला हूँ। सब शौक हो जाते हैं, दादी शौक में चली जाती है। अगले दिन राजा उसे समझाता है कि वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, वैसा कुछ नहीं है। दादी शौक से नहीं निकलती। तब वो कहता है कि राजा कहता है कि हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो इस बारे में कुछ जानता हो, काले जादू के बारे में, भूतों के बारे में कुछ तो जानता हो, शायद वो कुछ आइडिया। तब बेसिक पद्म भूषण नाम करके एक बंदे को बुलाती है जो इसमें मास्टर है। वो कहता है कि ये सब उसका माया जाल है, यहाँ जितनी भी चीजें लगी है वो हिप्नोटाइज करने के लिए लगी है। फिर वो दरवाजा बताता है और कहता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी काली शक्तियां हैं, इसे कभी मत खोलना। फिर वो कहता है कि तुम्हारा दादा कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं है, बल्कि काले जादू का बादशाह। अगर इसे मार देनी है तो हमें इसके हिप्नोटाइज वाले वर्ल्ड के पैरेलल एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करना होगा और अपने अंदर के सहस्त्र चक्र, हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, उनकी अंतिम सीमा तक पहुंचना हो। दादा ने तुम्हारी थॉट प्रोसेस को लॉक किया है, इसलिए तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकते। फिर वो राजा को हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहाँ एक नीला समुद्र है, सीप से मोतिया चुन रहा है, मोती चुन रहा है वो। बट एक समय के बाद उसका ध्यान भटकता है और उसे समुद्र की लहरें, खून की लहरें लगती है और महल में खड़ा है। और उसके बाद एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहाँ से मंत्र की आवाज आ रही है। पद्म भूषण के कहने पर भी वो वापस नहीं लौटता है। पद्म भूषण उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो उस रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उस रूम में उसका दादा किसी का गला काटता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है, वो डर जाता है और आंख खुल जाती है। फिर वो उस कमरे को ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं, वहाँ एक कुआं दिखता है। कुएं से रस्सी खींचते हैं तो उसमें से 3 सरकटी लाशें लटक रही हो, मतलब कि वो चीज हकीकत। फिर वो उस बुक से पद्म भूषण बताता है कि मैं भावद्वेग, यानी ऐसे इमोशन के सहारे उसे जीतना होगा, दुख, पीड़ा, प्यार, इस टाइप से कुछ बताए रहे होते हैं। तब तक उस बुक में आग लग जाती है। फिर वो कनक राजू अपनी शक्तियों से पद्म भूषण को इधर उधर पटकता है, मारता है और फिर उसे वहां से बाहर ले जाता है। पेशी और राजा बाहर टहलते हुए थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं और उनको देखकर भैरवी भी वहां पहुंच जाती है। वो गुस्सा हो जाती है। तब वही दिमाग लगाता है कि इस ऐसे कैसे निकले। तो निकलने के लिए कहता है कि हम एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। हम सोचेंगे हम टाइटैनिक जहाज पर हैं और गोते लगाते हुए इस गेट से निकल जाएंगे। और वो धीरे धीरे आंखें बंद करके चलते हैं। बट जैसे गेट को हाथ लगाते हैं, ये तो गेट है ही नहीं, कोई लड़की है। यहाँ पर एंट्री होती है अनीता। वो कहती है कि वो तुम्हारे लिए आई है, तुम्हें कुछ बताना है, सीक्रेट, इधर चलो। तब राजा फंस जाता है। फिर वो कहता है सीक्रेट क्या, फ्रेंड्स के बीच में क्या सीक्रेट, सबको बताओ। वो कहती फ्रेंड्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरे इमोशंस के साथ धोखा किया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला है। तीनों के बीच में फंस गया राजा। तभी वहां पर गुंडे, उन पर कुछ गुंडे वहां से एकदम प्रकट हो जाते हैं, उन पर हमला कर देते। उनमें से एक अंदर जाता है और देखता है और बाहर आकर कहता है कि उनके साथी अंदर मरे हुए पड़े। असल में ये सब चोर है और उनके साथी महल में कुछ सोना चांदी लूटने आए थे, बट दादा ने उन्हें मार दिया। जो सपने में जो 3 बंदे दिख रहे थे जिनके गले काट रहे थे, वो उनके साथी थे। वो उन लड़कियों को काटने ले जाते, राजा उन्हें रोक नहीं पाता है। तब कुछ न कुछ करने के लिए वो उस रूम में भाग जाता है जिसमें पद्म भूषण ने जाने से मना किया था। उसके बाद क्या, राजा में दादा आ जाते हैं और आते क्या है, उल्टा छत पर चलने लग जाते हैं। उनकी कुर्सी छत पे जाती है, वहां बैठ जाते हैं। तो गुंडे सब ऊपर देख रहे होते हैं, वो उनको भी ऊपर बुला ले। फिर उनकी वहां पर बढ़िया स्टाइल में बढ़िया तरह से धुलाई करता है। फिर उनको वहां ऊपर से नीचे गिरा और पीट पीट के वहां से भगा देते। इधर दादी मंदिर में प्रसाद चढ़ा के बेल को खिलाने लगती है, पर ऊपर की काली शक्तियों की वजह से दादा की बेल उस प्रसाद नहीं खाते हैं और उस प्रसाद को गिरा जाता है। तभी गंगा राजू वहां आ जाता है। अगले सीन में गंगा राजू राजा को फोन करता है और बताता है कि मैंने जैसे ही उन्हें बताया कि तुम्हारे पति मर रहे हैं, ये बेहोश होकर गिर गई और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, कंडीशन काफी क्रिटिकल है। राजा कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि उसका हस्बैंड मर रहे, वो तो पहले ही मर चुका है। तब वो कहता है कि तुमने ही तो रात को फोन किया था मुझे। फिर उसे पता चल जाता है कि ये दादा की चाल है। राजा गुस्से में बाहर खड़ी गाड़ी उठाता है, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जहाँ कर गंगा राजू पूछता है, लेकिन गंगा राजू सुनते ही नहीं। असल में वो अभी भी यही है, गए नहीं। ऐसे उसे लगा कि वो हॉस्पिटल गया, क्योंकि ये सब माया जाल है उसके दादा। तभी दादा वहां प्रकट होता है, कहता है कि ये सब उसका माया जाल। जब वो बूढ़ा हो गया था तब उसने वैरागी से पूछा था कि उसे वापस जन्म लेना है और इस सोने चांदी, इस वैभव को भोगना है, कैसे किया जाए। तो वो बोलता है कि तुम्हें बलि देनी होगी अपनी पत्नी की। जब वो अपनी नेचुरल डेथ चली जाएगी तो तुम्हारा जन्म होगा वापस, तुम ये सोना, ये सब भोग पाओगे, सुख भोग पाओगे। इसलिए वो ही उसके बार बार सपने में आकर उसको शौक देकर
मरवाना चाहता है। फिर राजा को गुस्सा आता है कि तुमने पैसे के लिए ये सब किया, और वो पैसे को जलाने लगता है। बट दादा कहता है कि पैसे नहीं है, ये तो तुम्हारी दादी है जिसे तुम जला रहे हो। असलियत में तुम हॉस्पिटल गए, तभी वो देखता है तो उसे दादी जलती हुई दिखाई देती है। वो आग बुझा देता है फटाक से, फिर रोने लग जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यहाँ हूँ वहाँ हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ, और कंफ्यूज होकर गुस्से में चिल्लाने लगता है, और गुस्से में एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है अपनी दादी के टाइम। जब वो महारानी और दादी से बात करता है तो वो कहती है कि हम दोनों मिलके उसे मारे। फिर वो गुस्से में उस पर मारने के लिए जाता है, फर्श पर पानी आ जाता है और एक मगरमच्छ उस पर हमला कर वो उसे भी बुरी बुरी तरीके से खत्म कर देता है मगरमच्छ। फिर दादा उसे नेक्स्ट अटैक करता है और उसकी छाया जो उधर पुतले खड़े होते हैं उनमें जाती है। वो पुतलों में से वो छाया निकल के, मतलब पुतले निकल के उस पर हमला करते हैं। अब पुतलों को मार रहे हैं, लग उसके रही, क्योंकि छाया तो उसमें उसकी है। उसको चाकू मार रहा है तो चाकू उसको लग रहा है, करे तो करे क्या। अंत में वो उनकी मूर्तियां जो खड़ी थी उनको सबको तोड़ देता है। वो उसकी माँ जो छाया थी उनमें से निकल जाती है। अब वो उनकी पूरी तरह से बैंड बजाती है। फिर दादा का ये भी प्लान फेल हो जाता है, तो उस पर एक रेत का तूफान बरसाता है दादा। उस ये तूफान इस रेत में दबकर मर जाए, लेकिन वो उससे भी बाहर निकल जाता है और वो पूरे महल में आग लगाने लग जाता है। फिर दादा बैरागी को बुलाता है और कहता है कि क्या करूं मैं इसका, ये तो मान ही नहीं रहा है, कोई उस पर असर ही नहीं हो रहा है। तब वो कहता है कि भावोद्वेगों में आ गया, जो पद्म भूषण ने बात की थी कि एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम दुख, पीड़ा, सुख, इस टाइप से कि उसका अंग अंग में ये भावोद्वेग बहे, तब वो उस पर विजय प्राप्त कर सकते। फिर बैरागी बोलता है कि अगर उसने सहस्त्र चक्र की अंतिम अवस्था को पार कर लिया तो सारा ब्रह्मांड उसे तुम्हें खत्म करने में साथ देगा। तो वो कहता है कि बैरागी आ जाओ, मुझ में मिल जाओ और इसे खत्म करके। बैरागी दादा में मिल जाता है और विशाल रूप ले लेता है और राजा को मुट्ठी में ले लेता है और उसे मारने लगता है, उसके प्राणों को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी उसका सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाता है, उसकी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। उधर दादी वर्चुअल वर्ल्ड में माँ दुर्गा की पूजा कर रही है और उसे शक्तियां देने को कहती है कि माँ मेरे पोते की रक्षा कर। और उस सहस्त्र चक्र की शक्ति इतनी होती है कि सर्वशक्तिमान बन जाता है और एक मुक्के से रुद्राम से चित कर देता है उसके दादा को मार। और लास्ट में तीनों हीरोइन अपने हीरो को ढूंढते हुए आती है। दादी से पूछती है कि वो कहाँ है, तो छुपता छुपता भागता बेचारा है कि अब किसको बोले हाँ, किसको हाँ बोले, किसको ना बोले। भागते भागते एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो खड़ा है और उसका दूसरा रूप दूसरी तरफ जोकर बन के बैठा और उसे देख रहा है। यानी पार्ट 2 आने वाला जिसमें वो जोकर राजा साहब सर्कस 1935 1935, तो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट में जरूर बताना।